शुरुआत में हमें पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों की एक दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ का जो सबसे बड़ा पायरेट था आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मरीन फोर्स यानी समुद्री आर्मी का जो हेड था वो उसे आज सजा देने वाला था, उसे जान से मारकर। तो उसे सभी लोगों के सामने लाया जाता है ताकि इसकी मौत देखकर सबको नसीहत हो जाए और आज की बात कोई पायरेट ना बने, इस दुनिया से तमाम पायरेट्स का खात्मा हो जाए। क्योंकि ये पायरेट इस वक्त का सबसे बड़ा और खतरनाक पायरेट था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारा खजाना चोरी करके किसी खास जगह पर छुपा दिया था। और वो पायरेट सब लोगों को बताता है कि मैंने समंदर में बहुत सारा खजाना छुपा के रखा है, इसलिए मैं आप सब लोगों को ये कहता हूँ कि आप समंदर में जाएं और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाएं। अब ये सुनकर लोग इतने खुश हो जाते हैं कि वो उसके लिए नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि लोगों में खजाना ढूंढने का जज्बा पैदा हो गया था। अब ये देखकर मरीन बेस के हेड उस पायरेट को फौरन मारने का कहते हैं, जिस पर दो फौजी उसके अंदर अपने बड़े बड़े रॉड घुसा देते हैं और उस पायरेट की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अब सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं उस खजाने को ढूंढने के लिए, यानी कि अब उन्होंने फैसला कर लिया था पायरेट बनने का, जो देखकर मरीन बेस की हेड को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका जो प्लान था वो तो उल्टा पड़ गया था। वो चाहता था कि पायरेट्स का खात्मा हो जाए, लेकिन उस पायरेट के मरने के बाद अब तो बहुत सारे पायरेट सामने आ गए थे और अब वो उस बड़े पायरेट के खजाने को ढूंढने निकल गए। इसके बाद हमें 22 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम एक कश्ती में कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम लूफी होता है। लूफी भी उस पायरेट के खजाने को ही ढूंढने जा रहा था, क्योंकि वो समंदर का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता है और वो अपने सफर में काफी आगे आ चुका है। लेकिन जिस कश्ती में वो सवार था अब उसमें पानी आना शुरू हो गया था, क्योंकि वो काफी दिन से सफर कर रहा था। अब वो डूब ना जाए इसलिए जल्दी से एक ड्रम में जाकर बैठ जाता है। उसका सारा सामान पानी में तैरने लगा और वो ड्रम भी जिसमें वो छुपा हुआ था, पर यहाँ कम से कम वो डूबने से बच गया था। लेकिन फिर उसका ड्रम तैरते तैरते दो पायरेट्स के जहाजों के बीच पहुँच जाता है, जिन दोनों जहाजों की आपस में लड़ाई हो रही थी। अब यहाँ बड़े शिप की कैप्टन एक औरत थी, जिसको पकड़ने के लिए मरीन बेस ने बहुत सारा इनाम रखा हुआ था। वो फिर अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज के लोगों पर हमला कर देती है। एक एक करके उन्हें बुरी तरह मारकर वो बंदी बना लेती है और उन्हें भी अपने शिप में ले आती है। कैप्टन के साथी भी दूसरे शिप का सामान लूटकर अपने शिप में लाने लगते हैं। ये लोग उस ड्रम को भी उठाकर अपनी शिप में ले आते हैं जिसमें लूफी छुपा हुआ था। जैसे ही रात हुई लूफी ड्रम से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे बाहर आता हुआ एक लड़का देख लेता है जो वहाँ पर कैदी था और वो लूफी को देखकर डर जाता है, चीख मार देता है। लूफी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाता है और कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जिसके बाद लूफी उसे अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक पायरेट हूँ। और वो कैदी लड़का कहता है कि तुम पायरेट नहीं लगते क्योंकि तुम अच्छे लग रहे हो। जिस पर लूफी का जवाब था कि नहीं, सारे पायरेट एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब यहाँ हमें लूफी के बचपन का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उसे बचपन से पायरेट बनने का शौक था। लूफी को पायरेट्स का एक हीरो भी बहुत पसंद था, जो खुद भी एक पायरेट था और लूफी उसे सिर्फ अपना ही हीरो समझता था। अब जब पायरेट हीरो अपनी टीम के साथ वापस आता है तो लूफी उसे कहता है कि प्लीज मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लीजिए ना। जिस पर वो जवाब देता है, बेटा तुम अभी छोटे हो, पायरेट बनने के लिए भी तैयार नहीं हो, क्योंकि ये काम बहुत खतरनाक होता है। अब ये सुनकर लूफी को जोश आ गया। वो शिप की सबसे ऊंची जगह पर जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ करता है और फिर चाकू अपने चेहरे पर घुसा कर निशान बना लेता है ताकि वो सबको दिखा सके कि मैं अब बच्चा नहीं रहा और पायरेट बन सकता हूँ। कहानी वापिस से प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में आ जाती है, जहाँ ये सारी बात लूफी उस कैदी लड़के को बता रहा था। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम पायरेट बनने का सपना कैसे देख सकते हो, क्योंकि पायरेट होना इतनी भी खास बात नहीं। इस पर लूफी जवाब देता है कि नहीं, पायरेट होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पायरेट बनकर आप अपने साथियों के साथ समंदर की सैर कर सकते हैं, एडवेंचर पर जा सकते हैं और तो और पायरेट्स को कोई कुछ कहता भी नहीं, वो आजाद होते हैं। इसलिए तो देखो मैं इतना खुश हूँ पायरेट बनकर। कैदी लड़का कहता है मैं भी आजाद होना चाहता हूँ, लेकिन जो इस शिप के कैप्टन है उसने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है और वो मुझे आजाद कभी नहीं होने देगी। कैप्टन के खराटों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि लूफी पूछता है, अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है, क्या तुमने कोई समुद्री मॉन्स्टर पकड़ के यहाँ पे रखा हुआ है? जिस पर कैदी लड़का कहता है, अरे नहीं नहीं यार, ये तो हमारी कैप्टन के खराटों की आवाज है। अब वो कैदी लड़का लूफी को चुपके ऊपर लेकर जाता है और कहता है कि अभी सब सो रहे हैं तो तुम यहाँ से भाग जाओ। अब जब लूफी वहाँ से जा रहा था तो उनकी आहट से सब लोगों को पता चल जाता है और वो नींद से उठ जाते हैं। जिसके बाद कैप्टन भी यहाँ पर आ जाती है। अब कैप्टन को लगता है कि कैदी लड़का मुझे धोखा दे रहा था, वो भी यहाँ से भाग रहा था, इसलिए वो अपने हथियार से इन दोनों पर हमला कर देती है। वो पहले कैदी लड़के को मारती है, लेकिन लूफी आगे आकर उसके हथियार को साइड पर कर देता है, कैदी लड़के को बचा लेता है। जिसके बाद वो अकेला ही कैप्टन और उसके साथियों से लड़ने लगता है। हालांकि कैप्टन के साथी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली लूफी का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ये देखकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना भारी हथियार उठाकर लूफी की पेट पे जोर से मारती है। लेकिन हैरत, यहाँ पर लूफी अपने जिस्म को लचकदार बनाकर खींचता है और ऐसे उसकी वार से बच जाता है। ये देखकर कैप्टन काफी हैरान रह जाती है कि इसने अपने जिस्म को लचकदार कैसे कर लिया। और फिर तभी लूफी अपने हाथों को भी लंबा लंबा लचकदार बनाकर शिप की दूसरी साइड पर चला जाता है। तब कैप्टन भी वहाँ पर आ जाती है। वो दोबारा से अपने हथियार से उस पर हमला करती है, लेकिन लूफी पीछे हट जाता है और तब शिप का व्हील टूट जाता है और वहाँ पर आग लग गई। सारी सूरत हाल को देखकर कैप्टन आग बगोला
हो जाती है। उसे कैदी लड़की पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने हथियार से अब उस पर हमला करती है। लेकिन तभी सामने आ गया लूफी, हथियार उसके सर पर लगा, उसका सर कुचला गया, लेकिन हैरत उसे कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद लूफी अपनी सबसे खतरनाक मूव यानी मारने का जो उसका सबसे अच्छा तरीका था वो उसका इस्तेमाल करता है। अपना हाथ लंबा लचकदार बनाकर बड़ा सा मुक्का बनाता है और उससे वो कैप्टन पर हमला करता है, जिससे यहाँ वो कैप्टन समंदर में दूर जाके गिरती है और उसका काम तमाम। अब वो सारे लोग लूफी की ताकतों को देखकर काफी हैरान भी हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, इसीलिए हार मान ली थी उन्होंने। अब लूफी तो अपने कारनामों से बहुत खुश था और वो कैदी लड़के को लेकर यहाँ से जाने वाला था। अब हम एक तलवारबाज को देखते हैं जिसका काम होता है पायरेट्स को पकड़कर मारना। अब तब यहाँ एक आदमी आया जो वॉरियर था यानी कि योद्धा। वो तलवारबाज को अपने साथ शामिल होने का कहता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। इनकार सुनकर वॉरियर तलवारबाज से लड़ने लगा। अब वो बहुत अच्छा तलवारबाज था। वो तेजी तेजी से अपनी तलवारें हिलाकर वॉरियर से लड़ता है और फिर एक मौके पर बड़ी आसानी से अपनी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए वो वॉरियर को काट कर उसके 2 हिस्से कर देता है और इस तरह तलवारबाज ये लड़ाई जीत गया। लूफी और कैदी लड़का उस शिप से निकल चुके थे और अब वो एक छोटी कश्ती में आगे बढ़ रहे थे। अब क्योंकि उसने लूफी की और लूफी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कैदी लड़का तो पहले उसकी ताकतें देखकर काफी हैरान था, इसलिए वो लूफी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये लचकदार होने की ताकत कहाँ से आई? जिस पर वो बताता है कि बचपन में जब पायरेट हीरो ने मुझे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था ना, तो तब मैंने गुस्से में आकर एक खास किस्म का फ्रूट खा लिया था, जिसके बाद से ही मुझे ये लचकदार होने की ताकत मिली। क्योंकि पायरेट हीरो ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और मेरा हाथ लंबा होकर लचकदार बन गया। फिर कैदी लड़का पूछता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? लूफी उसे बताता है कि हम जा रहे हैं ग्रैंड लाइन पर, यानी वही जगह जहाँ पर बड़े पायरेट का खजाना छुपा हुआ है। वो लड़का पूछता है क्या तुम्हें ग्रैंड लाइन का रास्ता पता है? इस पर लूफी जवाब देता है मुझे तो नहीं पता। फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है। मैं दरअसल मरीन सोल्जर बनना चाहता हूँ ताकि कमजोर लोगों की मदद कर सकूँ। ये सुनकर लूफी कहते तो फिर ठीक है, काम कर लेते हैं। हम अब यहाँ से जाते हैं मरीन बेस पर। मुझे वहाँ से ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाएगा और तुम वहीं पर रुक जाना मरीन सोल्जर बनने के लिए। जिस पर कैदी लड़का कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो फिर ऐसे ही करते हैं। और अब ये दोनों मरीन बेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब इसी बीच समंदर में हम नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कश्ती में थी और उसकी हालत खराब थी। वो मरने वाली थी क्योंकि उससे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने जब आंखें खोली तो उसे वहाँ पर एक बड़ी कश्ती दिखाई देती है जिसके अंदर 2 लड़के थे। तब नामी उनसे मदद मांगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये दोनों तो पायरेट्स हैं, इसीलिए अपनी कश्ती में रखा हुआ बॉक्स वो ज्यादा ढककर छुपाने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई कीमती चीज हो। ये देखकर वो दोनों लड़के अपनी कश्ती से उतरकर नामी की कश्ती में आ जाते हैं और उस बॉक्स को खोलकर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, हैरत, उसमें कुछ भी नहीं था। अब जब लड़कों ने ऊपर देखा तो नामी उनकी कश्ती चुराकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि ये सब उसने नाटक किया था ताकि वो लड़के इसकी कश्ती में आए और ये उनकी कश्ती लेकर भाग सके। और अब नामी भी पास की मरीन बेस पर आ जाती है। उधर लूफी और कैदी लड़का एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ तभी वो तलवारबाज भी आ जाता है। एक बच्ची उसके लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाती है, लेकिन तभी यहाँ पर मरीन कैप्टन का बदतमीज बेटा आ जाता है। वो बच्ची के हाथ से खाना छीन कर नीचे गिरा देता है और अपने पाँव से कुचल देता है, जिसके बाद वो बच्ची से भी काफी बुरा पेश आता है। बच्ची काफी परेशान हो गई, जो चीज तलवारबाज को पसंद नहीं आई, इसलिए वो मरीन कैप्टन के बेटे से कहता है कि बच्ची से माफी मांगो। जिस पर वो बदतमीज लड़का हंस के कहता है क्या कहा, मैं इस बच्ची से माफी मांगू? कभी नहीं हो सकता। ये कहकर वो तलवार निकाल लेता है, जो देखकर तलवारबाज भी अपनी तलवार निकाल लेता है। सिर्फ 1-2 वार करके ही उसे हरा देता है। ये देखकर कुछ और लोग भी तलवारबाज की तरफ आते हैं उसे लड़ने के लिए, लेकिन एक को वो टांग मार के ही गिरा देता है, एक का सर टेबल पर देकर मारता है और 2 की बाजुएं पकड़कर उन्हें तोड़ देता है और साइड में फेंक के मारता है। एक को वो पकड़कर ऐसे घूमता है कि उसे जोर से टांग मारता है। तभी यहाँ पर नामी भी आ जाती है। वो भी एक आदमी का सर टेबल पर देकर मारती है और उसे जख्मी कर साइड में उठाकर ले जाती है। अब कैदी लड़का काफी डरा हुआ था, टेबल के नीचे छुपकर ये सब कुछ देख रहा था, जबकि लूफी इस लड़ाई को काफी एंजॉय कर रहा था। तलवारबाज ने सभी मरीन सोल्जर्स को मार दिया था, जिसके बाद वो पकड़ता है मरीन कैप्टन के बेटे को। उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी वो लड़का कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन का बेटा हूँ, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दे देंगे। अब ये सुनकर तलवारबाज उसे फिलहाल के लिए छोड़ देता है और उसके डैड मरीन कैप्टन के पास आता है अपना इनाम लेने, क्योंकि उसकी ड्यूटी पायरेट्स को मारने की भी थी। लेकिन मरीन कैप्टन कहते हैं कि पहले तुम्हें मुझे इनाम देना होगा, जो है कि तुम्हें 7 दिन के लिए मेरे पास कैद रहना होगा। इस पर तलवारबाज कहता है अच्छा, अगर तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा मरेगा। अब ये सुनकर मरीन कैप्टन का बेटा भड़क जाता है और अपने डैड को कहता है डैड या क्या करे हैं, पैसे दे दे इसको। लेकिन उसके डैड उसे ही मुक्का मारकर दूर फेंक देते हैं। अब मरीन कैप्टन तलवारबाज को कहता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद कोई भी मरीन बेस तुम्हें इनाम नहीं देगा, फिर चाहे तुम जितने मर्जी पायरेट्स को मार लो। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तुम हमारे साथ काम करो या फिर मेरे पास 7 दिनों के लिए कैद हो जाओ। इस पर तलवारबाज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 7 दिनों के लिए कैद हो जाता हूँ। और अब उसे पकड़कर कैद कर लिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है। अब अगले
ही दिन लूफी भी यहाँ पर आ जाता है ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुराने के लिए। लूफी ऊपर छोटे से रास्ते से आया था। वो जब देखता है कि तलवारबाज को वहाँ पर बांधा हुआ है तो वो उसकी रस्सियाँ खोलकर उसे आजाद कर देता है और जिस रास्ते से आया था वहाँ से ही वापस चला जाता है। उधर नामी एक मरीन ऑफिसर की यूनिफॉर्म चुराकर उसे पहनकर अंदर घुस जाती है क्योंकि वो भी यहाँ पर ग्रैंड लाइन का नक्शा ही चुराने आई थी। लेकिन जब वो नक्शा ढूंढ रही थी तो तब दो मरीन ऑफिसर अंदर आ जाते हैं और उसे पहचान लेते हैं कि नामी कोई मरीन ऑफिसर नहीं है बल्कि इसने तो सिर्फ वर्दी ही पहनी हुई है, इसलिए वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो भी जल्दी से आगे बढ़ी। मेल ऑफिसर को तो वो अपनी टांग में ही लपेट कर नीचे गिरा देती है और रोड से फीमेल ऑफिसर पर हमला करके उसका भी काम तमाम कर देती है। इतनी ही देर में छत तोड़कर यहाँ पर लूफी भी आ जाता है क्योंकि उसने सारी बात सुन ली थी और अब इन दोनों को ही पता चल गया था कि हम यहाँ पर ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने आए हैं। अब लूफी मरीन कैप्टन की ऑफिस जाने लगता है क्योंकि ग्रैंड लाइन का नक्शा वहीं पर ही रखा हुआ है। तब नामी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है पर तभी अचानक इनके सामने मरीन कैप्टन आ जाता है और क्योंकि नामी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था तो वो उसे मरीन ऑफिसर ही समझता है। नामी यहाँ पर उसे बताती है वो दरअसल मैंने इस कैदी को अभी कैद किया है तो मैं इसे जेल में डालने जा रही थी। जो सुनकर कैप्टन यहाँ से चला जाता है पर यहाँ हमने देखा कि नामी बहुत चालाक है। उसने मरीन कैप्टन की जेब काट ली थी और अब उसके ऑफिस की चाबियाँ इनके पास आ गई थी। तो अब ये दोनों चाबियों से ताला खोलकर उसके ऑफिस घुस जाते हैं। अलग अलग होकर ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने लगते हैं। मरीन कैप्टन अब उस जगह पर आता है जहाँ पर वो दोनों ऑफिसर पड़े थे जिन्हें अभी नामी ने पीटा था। दोनों ऑफिसर मरीन कैप्टन को बताते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की यानी कि नामी कोई मरीन सोल्जर नहीं है बल्कि वो तो यहाँ पर घुस गई है, पायरेट है। ये सुनकर मरीन कैप्टन को याद आया कि वो तो मेरे ऑफिस की तरफ गई है, इसलिए वो यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। उधर लूफी और नामी को वो तिजोरी मिल गई थी जिसमें ग्रैंड लाइन का नक्शा रखा हुआ था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो इस तिजोरी को नहीं खोल पा रहे थे। तभी बाहर मरीन कैप्टन भी आ गया था। वो दरवाजा पीटने लगता है और उन्हें दरवाजा खोलने का कहता है, लेकिन यहाँ पर लूफी मजबूती से तिजोरी को पकड़ता है। नामी उसके पीछे से आकर उसे जोर से पकड़ लेती है। यहाँ लूफी अपनी लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके खींचकर अपनी बाजुओं को लंबा करता है और ऐसे दोनों कूदकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं तिजोरी के साथ। ये दोनों सही सलामत यहाँ पर आ गए थे, लेकिन तभी मरीन ऑफिसर यहाँ पर आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर यहाँ लूफी और नामी बड़ी बहादुरी से उनका सामना करते हैं। लूफी अपने मुक्कों से उन्हें दूर करता है जबकि नामी रॉड से मार मार कर उन्हें ढेर करती जाती है। और फिर तभी तलवारबाज भी यहाँ पर अपनी तलवारें लेकर आ जाता है। वो देखता है कि लूफी और नामी ये तो दोनों बच्चे हैं और उनसे पिट रहे हैं, इसलिए वो भी उनकी मदद करने इस लड़ाई में कूद पड़ता है। जैसे एक सोल्जर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, वो टांग मारकर उसे साइड में कर देता है और फिर कूदकर एक ऑफिसर के ऊपर गिरता है। दूसरे को वो तलवार से मारकर साइड पर करता है और ऐसे ये तीनों ही सभी मरीन सोल्जर्स को मार देते हैं। ये तीनों अभी खड़े ही थे कि तभी यहाँ पर मरीन कैप्टन आ जाता है। वो इनसे लड़ने ही आया था क्योंकि उसके हाथ पर ब्लेड वाला हथियार लगा हुआ था जिससे वो इन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सामने आए लूफी और तलवारबाज जो उससे लड़ने लगते हैं। हालांकि तलवारबाज अपनी दो तलवारों से उससे लड़ रहा था, लेकिन मरीन कैप्टन बहुत बहादुर था, वो उस पे भारी पड़ता जा रहा था, तो इसलिए तलवारबाज को अपनी तीसरी तलवार भी निकालनी पड़ती है। यहाँ लूफी भी अपनी लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके अपना बाजू लंबा करके उसका सामना करता है, लेकिन मरीन कैप्टन उसका हाथ भी आसानी पकड़ लेता है। अब तलवारबाज अपनी तीसरी तलवार को मुंह में रखता है और दो तलवारों से कैप्टन से लड़ने लगता है। एक तलवार उसने जैसे कैप्टन को मारी वो उछलकर दूर जाके गिरता है और अब यहाँ लूफी भी अपने खास मूव का इस्तेमाल करता है, यानी कि बाजू को लंबा सा करके बड़ा सा मुक्का बनाकर कैप्टन के मुंह पर देकर मारता है, जिससे वो भी दूर जाके गिरता है और वही ढेर हो गया। और अब आखिरकार वो यहाँ पर मरीन आर्मी और मरीन कैप्टन से बच गए थे, जिस वजह से बहुत खुश थे। तलवारबाज इनकी और मदद करता है। वो तिजोरी को उठाकर लूफी की कश्ती तक लेकर जाता है। इससे पहले कि ये यहाँ से जाते मरीन कैप्टन का बेटा यहाँ पर आ जाता है गन्स लेकर, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है कैदी लड़का भी और वो उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसे देखकर लूफी काफी खुश हो जाता है कि तुम यहाँ भी आ गए, और अब वो उसे भी अपने साथ ले जाने का सोचता है क्योंकि अब मरीन आर्मी इनके पीछे पड़ गई थी। जिस पर कैदी लड़का कहता है कि नहीं तुम जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा अपना सपना पूरा करने के लिए। मैं एक अच्छा मरीन ऑफिसर बनूंगा, लोगों की मदद करने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए। उसकी बातें सुनकर लूफी काफी मुतासिर हुआ और अब वो नामी और तलवारबाज को उस कश्ती में लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम दोबारा से मरीन बेस के हेड को देखते हैं, जिन्होंने 22 साल पहले सबसे बड़े पायरेट को पकड़ा था और उसे सजा दी थी। अब बेस के हेड को पता चलता है कि कोई उनकी मरीन बेस से ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा कर ले गया है। ये जानकर मरीन बेस के हेड काफी परेशान हो जाते हैं और अब वो भी इस मरीन बेस पर आने लगते हैं। अब हमें दिखाया गया एक जोकर जो भी एक पायरेट ही था और उसे भी ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए था, इसलिए वो अपने लोगों को लूफी के पीछे भेजता है वो नक्शा चुराने के लिए। उधर लूफी, नामी और तलवारबाज कश्ती से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ खुशी खुशी नामी उस तिजोरी को खोल लेती है जिसके अंदर से इन्हें ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाता है, जिसे देखकर ये काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ नामी लूफी और तलवारबाज को बताती है कि दुनिया का समंदर 4 हिस्सों में बटा हुआ है और जो जमीन की लाइन है जो समंदर तक आ रही है उसके ऊपर भी एक
लाइन है और उसे ही ग्रैंड लाइन कहा जाता है। खजाना वहाँ पर है तो अब हम खजाना ढूंढने वहाँ जाएंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें बाहर से आहट महसूस होती है, क्योंकि असल में जोकर के लुटेरों ने इनकी कश्ती पर हमला कर दिया था। उसके लुटेरे आसमान में थे। वो वहाँ से बेहोशी की गैस आसपास फैला देते हैं। गैस जैसे लोगों के अंदर गई, ये भी उसे सूंघकर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ बेहोश होने से पहले लूफी ने उन लुटेरों को देख लिया था, इसीलिए उसने ग्रैंड लाइन के नक्शे को जल्दी जल्दी से अपने मुंह में छुपा लिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद जब इन तीनों को होश आई तो ये देखते हैं कि हमें तो कैद किया हुआ है एक बड़े सी बॉक्स में और इनकी सारी चीजें जोकर के लुटेरों ने ले ली थी। पर लूफी ने यहाँ बताता है कि फिक्र ना करो, ग्रैंड लाइन का नक्शा मेरे पास बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर मेरे पेट में। अब जैसे बॉक्स खुलता है तो ये तीनों एक स्टेज पर होते हैं जहाँ पर जोकर और उसके साथी लोगों को शो दिखा रहे थे। यहाँ पर जो ऑडियंस थी वो कैदी लोग थे जिन्हें गुलाम बनाकर जबरदस्ती उनसे यहाँ पर तालियां बजवाई जा रही थी। अब तभी इन सबका कैप्टन यानी कि वो जोकर यहाँ पर आता है। उसे देखते ही लूफी पहचान लेता है कि ये एक पायरेट है, इसके ऊपर भी ढेर सारा इनाम है। लूफी यहाँ पर जोकर को बताता है कि देखना बहुत जल्द मैं पायरेट्स का किंग बनने वाला हूँ। जिस पर जोकर हंसते हुए कहता है, ओ तुम बनोगी पायरेट्स के किंग, देख लेना मैं बनूंगा जब मैं ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लूंगा ना और वो खजाना मुझे मिल जाएगा ना तब। जो कहने के बाद जोकर उनसे ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है, लेकिन तभी यहाँ चालाक नामी सामने आई और कहती है, क्या तुम नक्शा कर रहे हो? पता है तुम्हें हमारे पास नक्शे से भी बढ़कर कुछ है। ये कहकर वो लूफी की टोपी लेती है और उसे हवा में ऊपर उछाल देती है। अब जैसे सबका ध्यान ऊपर गया, मौका पाकर वो यहाँ से भाग जाती है। अपनी टोपी पकड़ने के लिए लूफी अपना हाथ फिर से लंबा करता है। अब उसकी लचकदार ताकत देखकर सारे ही लोग काफी दंग रह जाते हैं, यहाँ तक कि वो जोकर भी कि ये इसने कैसे कर दिया। अब जब नामी सर्कस से बाहर आती है तो वो देखती है कि जोकर ने इनका पूरा शहर तबाह बर्बाद कर दिया है। शहर की बुरी हालत देखकर वो भी सोच रही थी कि तब यहाँ पर जोकर के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और दोबारा से उसे अपने हेड जोकर के पास ले आते हैं। तभी जोकर के लोग तलवारबाज और नामी को पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जोकर लूफी के पास आता है और उससे ग्रैंड लाइन के नक्शे के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, जिस वजह से जोकर को गुस्सा आ गया और वो लूफी को सजा देने के लिए उसके हाथ पांव बंधवा देता है और उन्हें खिंचवा कर और लंबा लचकदार कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने से लूफी को तकलीफ होगी। लेकिन लूफी तो उल्टा हंस रहा था, क्योंकि उसे तकलीफ नहीं हो रही थी बल्कि मजा आ रहा था। अब जब जोकर लूफी के पास आया तो वो उसकी टोपी देखकर पहचान लेता है कि ये तो पायरेट हीरो की टोपी है। तब यहाँ जोकर उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तब मैं और पायरेट हीरो एक ही टीम में हुआ करते थे, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दे दिया। अब लूफी से नक्शा लेने के लिए जोकर यहाँ पर एक चाल चलता है। वो उसके सामने एक बच्चे को लाता है और कहता है कि अगर तुमने नक्शा ना दिया तो मैं इसे मार दूंगा। ये देखकर लूफी को गुस्सा आ गया और वो जैसे तैसे खुद को छुड़वा लेता है और यहाँ पर अपनी सबसे खास मूव का इस्तेमाल करता है, यानी कि लंबी बाजू करके बड़ा सा मुक्का बनाकर वो जोकर के मुंह पर जोर से मारता है, जिससे उसका सर ही टूटकर जिस्म से अलग होकर दूर जाके गिरता है। पर हैरत, सर अलग होने के बाद भी जोकर मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। उसका कटा हुआ सर बोल रहा था, हंस रहा था और जो जिस्म था वो भी अपना काम कर रहा था और फिर तभी उसका सर दोबारा से आकर उसके जिस्म के साथ लग जाता है। ये देखकर लूफी काफी हैरान हो जाता है। तब जोकर उसे बताता है कि तुम्हारी तरह मैंने भी वो खास किस्म का फल खाया था, तो तब मुझे ये ताकत मिली, यानी कि मैं अपने जिस्म को हिस्सों में काट भी सकता हूँ और दोबारा से जोड़ भी सकता हूँ। अब जोकर वहीं खड़े खड़े अपना हाथ अलग करता है और हाथ को लूफी के पास भेजकर जो बेहोशी वाली गैस है उसे फिर से फोड़ देता है, जिससे लूफी बेहोश हो जाता है। उधर नामी और तलवारबाज को अब कैद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर नामी के पास ताले को खोलने की चाबी थी, जिसकी मदद से वो ताला खोलने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर जोकर का एक साथी आ गया। वो तलवारबाज के पास आकर कहता है कि तुमने मेरे भाई और मेरे लोगों को बड़ा भगा भगा कर मारा था और आज मैं उस चीज का बदला लूंगा, तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही मारूंगा। अब तलवारबाज गोल चीज पर बंधा हुआ था जैसे कोई पहिया होता है, जिसे जोकर का वो आदमी घुमा देता है और चाकू की मदद से बार बार उस पर निशाना लगाता है, लेकिन ये नाकाम निशानेबाज था और इसका एक भी निशाना ठीक नहीं लगता। इसी दौरान नामी ताला खोल लेती है और जल्दी से बाहर आकर जोकर के इस आदमी को जोर से टांग मारती है और उसे तलवारबाज की तरफ फेंकती है। तलवारबाज जल्दी से उसे अपनी बाजू की मदद से पकड़ लेता है। नामी तलवारबाज की रस्सियां खोलती है, जब आजाद होते ही उस आदमी को मारकर आसानी से बेहोश कर देता है और ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब मरीन बेस के हेड भी यहाँ पर आ गए थे। यह मरीन कैप्टन मरीन बेस के हेड से झूठ बोलता है, इसलिए ताकि वो कैदी लड़के को फंसा सके। वो कहते हैं मेरे बेटे की गलती थी, जिस वजह से वो पायरेट यानी कि लूफी ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराकर यहाँ से भाग गया, लेकिन मेरे बेटे को एक नए मरीन ऑफिसर ने बचा लिया, जो कहकर वो उसे कैदी लड़के से मिलवाता है। मरीन बेस के हेड जैसे कैदी लड़के को देखते हैं तो उन्हें शक हो जाता है कि ये घबराया हुआ है, तो जरूर ये भी लूफी के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसे अकेले में मिलने को बुलाते हैं। अब कैदी लड़का जब उनसे मिलने गया तो मरीन बेस के हेड उसे कहते हैं कि बताओ तुम उन पायरेट्स के साथ कब से काम कर रहे हो, क्योंकि मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ, मुझे पूरा यकीन है। यहाँ बेस के हेड का आदमी भी कहता है कि एक बार तुम्हें लूफी के साथ देखा गया था, इसीलिए अब जो भी सच है जल्दी से बता दो। ये सुनकर कैदी लड़का काफी घबरा गया और वो
सारी सच्चाई मरीन बेस के हेड को बता देता है। कहता है कि लूफी ने मेरी मदद की थी मेरी कैप्टन से मुझे आजाद करवाने में, तो वो और मैं उस शिप से भाग गए थे और यहाँ पर आ गई। जिसके बाद वो तो चला गया लेकिन मैं यहीं पर रुक गया क्योंकि मैं मरीन ऑफिसर बनना चाहता था। अब हेड समझ जाते हैं कि ये सच बोल रहा है, इसलिए वो कैदी लड़के को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं ताकि ये मिलकर लूफी को पकड़ सके। उधर जोकर ने लूफी को पकड़कर एक टैंक में कैद कर दिया था। जब उसे होश आई तो वो खुद को यहाँ पाकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इस टैंक में धीरे धीरे करके समंदर का पानी भर रहा था और समंदर के पानी की वजह से लूफी यहाँ पर अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि वो यहाँ पर कमजोर पड़ता जा रहा था। तभी यहाँ पर जोकर भी आ गया और वो उसे दोबारा ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है लेकिन लूफी उसे नहीं देता। इस वजह से जोकर को काफी गुस्सा आ गया और वो टैंक में पानी की स्पीड बढ़ा देता है और अब समंदर का पानी तेजी से वहाँ पर आकर लूफी पर गिरने लगा। अब हमें यहाँ दोबारा से लूफी के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस वक्त वो काफी दुखी था जब पायलट हीरो उसे अकेला ही छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद यहाँ पर एक और पायलट आया जो बहुत बुरा था। वो आते ही लूफी को पकड़कर उसे मारने लगता है, परेशान करने लगता है। लेकिन ठीक इसी वक्त पर यहाँ पर पायलट हीरो दोबारा आ गया। उसने जब देखा कि लूफी के साथ ये ऐसा सलूक कर रहे हैं तो उसने एक एक करके उस पायलट के सभी साथियों को मारकर ढेर कर दिया। लेकिन तब तक वो बुरा पायलट लूफी को लेकर कश्ती में बिठाकर समंदर में आ गया। पर तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्री मॉन्स्टर आकर इनकी कश्ती पर हमला कर देता है जिससे इनकी कश्ती पलट गई और ये दोनों समंदर में जाके गिरते हैं। डूबने की वजह से उस बुरे पायलट की तो वहीं पर मौत हो जाती है। इससे पहले कि लूफी भी पानी में डूबकर मरता, यहाँ पर पायलट हीरो आकर उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो समुद्री मॉन्स्टर दोबारा से ऊपर आया इन पर हमला करने के लिए। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर लूफी को खाने ही वाला था कि तभी सामने पायलट हीरो आकर उसे बचा लेता है। मॉन्स्टर ने जैसे अपना मुंह बंद किया, पायलट हीरो मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। इससे मॉन्स्टर काफी डर गया और वहाँ से वापस भाग जाता है। लेकिन लूफी देखता है कि उस मॉन्स्टर ने पायलट हीरो का एक बाजू खा लिया है जिससे छोटे लूफी को बहुत दुख हुआ। तो अब यहाँ पर लूफी को एहसास हो गया कि वाकई अभी मैं बच्चा हूँ, पायलट बनने के लायक नहीं हूँ। अब पायलट हीरो यहाँ से जाने वाला था। जाते जाते वो लूफी को अपनी टोपी देता है जो लूफी के पास उसकी आखिरी निशानी थी जिसे प्रेजेंट टाइम में जोकर लूफी के सामने ही खराब कर रहा था। पर वो अपनी टोपी बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि पानी भरने से वो टैंक में डूबता जा रहा था। पर इस वजह से उसे बहुत गुस्सा था। इतनी ही देर में यहाँ पर नामी और तलवारबाज भी आ गई। नामी रोड को टैंक पर देकर मारती है जिससे टैंक पर दरारें पड़ जाती हैं। लूफी भी तब तक पानी में बेहोश हो गया था। अब उन दोनों को देखकर जोकर काफी घबरा गया। आसपास अपने साथियों को देखने लगता है ताकि मदद के लिए बुला सके। लेकिन नामी और तलवारबाज ने तो पहले ही उसके साथियों का काम तमाम कर दिया था। दरारें काफी गहरी हो गई थी, इसलिए टैंक टूटता है और पानी के बहाव के साथ लूफी बाहर आ जाता है। उसे तब तक होश भी आ गई थी और यहाँ अब उसके मुंह से ग्रैंड लाइन का नक्शा भी बाहर निकल कर आ जाता है। अब लूफी के सामने दो चीजें पड़ी हुई थी, नक्शा और उसकी टोपी। क्योंकि उसकी टोपी ज्यादा जरूरी थी इसीलिए वो उसकी तरफ ही बढ़ता है। लूफी टोपी उठाता है जबकि जोकर वो नक्शा उठा लेता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो रहा था। ये देखकर तलवारबाज उस पर तलवार से हमला करता है। तलवारबाज ने उसका गला काटा था लेकिन अपनी ताकत से वो गला दोबारा जोड़ लेता है और उन्हें ही अपनी ताकतें दिखाने लगता है। यानी कि उनकी आंखों के सामने वो अपने जिस्म के हिस्से काट कर दोबारा से जोड़ने लगता है और फिर वो अपने जिस्म के बहुत सारे टुकड़े करके उनसे नामी और तलवारबाज पर हमला करवा देता है। हालांकि नामी और तलवारबाज उसके जिस्म के टुकड़ों से लड़ रहे थे लेकिन वो इन पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर लूफी को जोकर पे काफी गुस्सा आया, इसलिए वो भी उठा उसे लड़ने के लिए। वो यहाँ पर अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है, अपना मुक्का उसके पेट के आर पार कर देता है। लेकिन इससे भी जोकर को कुछ नहीं होता और अब वो लूफी पे भी भारी पड़ता है। जोकर का कटा हुआ हाथ आकर लूफी की गर्दन को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। लूफी ने जब साइड पर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे जिन्हें लूफी नामी को दिखाता है और अपना सारा प्लान समझाता है। जिसके बाद लूफी और तलवारबाज बारी बारी करके जोकर के जिस्म के टुकड़ों को बॉक्सेस की तरफ फेंकते हैं और नामी जल्दी से रॉड की मदद से उन्हें कैद करती रहती है। इस वजह से जोकर के पास अब जिस्म के बहुत थोड़े हिस्से रह गए थे और अब वो काफी छोटा हो गया था। और अब यहाँ पर लूफी अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करता है। वो अपने दोनों बाजुओं को लंबा करके बड़े बड़े हाथ बनाता है, दोनों हाथों से एक साथ उस पर हमला करके उसे वहाँ से उड़ा देता है। जिसके बाद लूफी वो नक्शा नामी को दे देता है क्योंकि अब उसे इन दोनों पर भी यकीन हो गया था और ये अच्छे दोस्त बन गए थे। अब ये तीनों मिलकर वहाँ पर कैद लोगों को आजाद करवाते हैं जिन्हें ऑडियंस बनाकर वहाँ पर बिठाया गया था। उधर मरीन बेस के हेड ने मरीन कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें वहाँ पर बांध दिया था क्योंकि हेड जान चुकी थी कि एक अच्छा मरीन कैप्टन नहीं है, ये बहुत ही बुरा है और बहुत नाइंसाफी करता है, बेहद जालिम भी है। अब मरीन बेस के हेड ये फैसला करते हैं कि अब मैं खुद अपनी नई मरीन आर्मी बनाकर लूफी को पकड़ने के लिए निकलूंगा। उनकी नई मरीन आर्मी सामने खड़ी हुई थी जिनमें कैदी लड़का और मरीन कैप्टन का बेटा भी शामिल था। जिसके फौरन ही बाद ये लूफी को पकड़ने के लिए समंदर में निकल जाते हैं। उधर लूफी सबको आजाद करवाकर अपने दोनों साथियों नामी और तलवारबाज को
को लेकर कश्ती में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब तभी नामी अकेले में जाती है और किसी को कॉल करके बताती है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा मेरे पास आ गया है और अब मैं आ रही हूँ, जिससे यहाँ हम समझ पाए कि नामी उन्हें धोखा दे रही है और वो किसी और के साथ मिली हुई है। अब यहाँ से हमें 7 साल के पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा जो दरअसल लूफी का दोस्त था, वो अपने गाँव में हर वक्त ये अफवाह फैलाता रहता था कि लुटेरे आ गए, जल्दी से छुप जाएं। इस वजह से सब लोग काफी डर जाया करते थे और फौरन अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते थे। अब लोगों को लगता था कि वो सच बोलता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि वो झूठ बोलता था। यहाँ पर कोई लुटेरे नहीं आया करते थे, इसीलिए अब कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो लोग डरते नहीं और ना ही अपने घरों में जाकर छुपते हैं। अब कहानी वापिस आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ वो बच्चा यानी कि लूफी का दोस्त अब बड़ा तो हो चुका है, लेकिन अभी भी वो अफवाहें फैलाता है कि लुटेरे आ गए, जल्दी से छुप जाओ। लेकिन अब कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। उधर लूफी और उसके साथी जब आगे बढ़ रही थी तो उनका शिप खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें सुराख हो गया था और पानी अंदर आ रहा था। तो इसीलिए अब ये लोग नई शिप खरीदने के लिए उसी लड़के यानी लूफी के दोस्त के आइलैंड पर आ जाते हैं और अपने पुराने शिप को पानी में ही डूबने देते हैं, ताकि उसके जरिए कोई इन तक पहुंच न सके। मरीन बेस के हेड अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहे थे लूफी को पकड़ने के लिए। जोकर उन बॉक्सेस में से अपने जिस्म के सारे हिस्से वापस ले चुका था, जिन्हें जोड़कर अब वो पहले जैसा बन गया था। वो भी वहाँ पर खड़ा ही था कि तभी उसके पास अजीब सा मछुआरा आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें हमारे मछुआरे के हेड ने बुलाया है। पर जोकर उसके साथ जाने से मना कर देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वो अजीब मछुआरा उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे जोकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब मछुआरा उसे उठाकर अपने साथ ले आया। उधर लूफी इस आइलैंड पर फिर रहा था और अपने लिए नए शिप की तलाश कर रहा था, जहाँ पर एक शिप उसे पसंद आ भी जाती है। वो जब उसे पास से देखने गया तो इस शिप में लूफी का वही दोस्त था जो बचपन में अफवाहें फैलाया करता था। यहाँ वो लूफी से मिलता है और उसे बताता है कि मैं ही इस शिप की देखभाल करता हूँ, अगर तुम्हें ये शिप चाहिए तो चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाने ले चलता हूँ, क्योंकि ये शिप उसकी है, बल्कि शिप ही तो क्या पूरा आइलैंड ही उसका है। जो सुनकर लूफी, नामी और तलवारबाज उससे मिलने के लिए तैयार हो गए और अब लूफी का दोस्त उन तीनों को अपने दोस्त से मिलवाने ले जाता है उसके घर पर, जहाँ उसका घर हम देखते हैं बहुत शानदार खूबसूरत था, क्योंकि वो लड़की बहुत अमीर थी। जिसके बाद वो लड़की अंदर से निकलकर बाहर आती है, उसके साथ उसका दोस्त भी था। लड़की के साथ उसका दोस्त भी था जिसका नाम क्लाडोर था। अब इस अमीर लड़की की कल 28वीं बर्थडे थी, यानी कल वो 18 साल की हो जाएगी। तो उसका दोस्त यहाँ पर आकर उसे पहले ही हैप्पी बर्थडे विश कर देता है। वो फिर अमीर लड़की से लूफी, नामी और तलवारबाज को भी मिलवाता है, ये कहकर कि ये तीनों भी मेरे साथी हैं। तब अमीर लड़की उस लड़की यानी लूफी के दोस्त को कहती है कि आज रात तुम और तुम्हारे ये साथी यहीं पर रुक जाओ हमारे साथ रात का खाना खाने के लिए। यहाँ पता चला कि अमीर लड़की के मोम डैड मर चुके हैं और अब वो इस घर में बिल्कुल अकेली रहती है, इसीलिए उसका दोस्त कलाडोर और नौकर ही उसकी देखभाल करते हैं। अब वो अमीर लड़की जब अकेली बैठी थी तो खुफिया रास्ते से वो लड़का यानी लूफी का दोस्त उसके पास आता है। बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वो उसे समंदर से लाया हुआ मोती देता है और उसे खुश करने के लिए यह बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं कई बार समंदर में जाकर एडवेंचर कर चुका हूँ। बातों के दौरान ही लड़की को खांसी होने लगी। तब लूफी का दोस्त उसे चाय लाकर पिलाता है, जिससे उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है। लूफी और नामी कपड़ों वाले कमरे में जब गए तो वो ये सोचकर काफी परेशान हो रही थी कि यहाँ पर तो इतने सारे कपड़े हैं, हम कौन से पहने। यहाँ पर तभी तलवारबाज भी आ जाता है और वो इन दोनों से पूछता है कि अमीर लड़की के साथ जो उसका दोस्त है कलाडोर, कि तुम्हें वो जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पहले मैं उससे मिल चुका हूँ। जिस पर लूफी और नामी कहते हैं कि नहीं तो हमें तो नहीं ऐसा लगता। उधर वही क्लाडोर अपनी मीठी मीठी बातों में अमीर लड़की को फंसाकर उसे काफी खुश कर देता है। अमीर लड़की उसके गले से लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो। पर क्लाडोर तो असल में उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन था, क्योंकि वो अमीर लड़की को मारने के लिए दोनों नौकरों के साथ मिलकर प्लान बना चुका था, ताकि उसके मरने के बाद सब कुछ उसका हो जाए और वो इस आइलैंड पर राज कर सके। इसी वजह से क्लाडोर हर रोज लड़की को थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा था, जिस वजह से वो लड़की बीमार रहती है। यहाँ दोनों नौकरों ने मिलकर लड़की को मारने के लिए बहुत सारा जहरीला सूप बनाया हुआ था, ताकि उसकी 18वीं सालगिरह से पहले ही वो उसको मार दे। फिर अब रात को बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ पर लूफी, नामी और तलवारबाज पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं, मजे मजे के खाने खाते हैं। यहाँ नामी एक आदमी से बात करती है जो कि यहाँ का खास आदमी था, क्योंकि वो अमीर लड़की का सारा बिजनेस और लेन देन संभालता था। वो यहाँ का डीलर था। अब तभी अमीर लड़की यहाँ पर क्लाडोर के साथ आती है और अपने डीलर से मिलती है। अब तलवारबाज क्लाडोर से बात करता है और उससे पूछता है तो मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो, क्या पहले हम मिल चुके हैं। जिस पर क्लाडोर मना कर देता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, हम पहली बार ही मिल रहे हैं। अब डीलर अमीर लड़की को कहता है कि मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, पर क्लाडोर मना कर देता है और कहता है कि बातें बाद में होती रहेंगी, पहले सब खाना खा लेते हैं। अब जब ये सारे लोग खाना खा रहे थे तो यहाँ पर लूफी अमीर लड़की से उसे शिप के बारे में बात करता है कि हम वो लेना चाहते हैं, क्योंकि हम पायरेट्स हैं और ग्रैंड लाइन के लिए जा रहे हैं, तो हमें उस शिप की जरूरत है। अमीर लड़की कहती है कि आज रात
12 बजने के बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी, तब हर चीज मेरे कंट्रोल में आ जाएगी तो शिप मैं तुम्हें दे दूंगी। वो बातें कर ही रही थी कि तभी लड़की की तबीयत खराब होने लगी। ग्लाडोर कहता है किसी आराम की जरूरत है, आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। पर अमीर लड़की मना कर देती है कि नहीं नहीं मत कहो उन्हें जाने का, आज रात वो यही रुकेंगे। ये सुनकर तब ग्लाडोर भी चुप हो जाता है और अमीर लड़की को उठाकर उसके कमरे में छोड़ने जाता है। अब मरीन बेस के हेड और कैदी लड़का जब एक जगह पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर मरीन कैप्टन का बेटा आता है और बताता है कि एक आइलैंड के पास हमें लूफी की शिप का सामान मिला है, जिस पर मरीन बेस के हेड कहते हैं तो इसका मतलब है लूफी उस आइलैंड पर गया है, तो अब तुम दोनों उस आइलैंड पर जाओ और लूफी को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। अब जब डीलर अकेला था तो उसके पास क्लाडोर आता है क्योंकि वो डीलर को मारना चाहता है। वजह ये थी कि डीलर क्लाडोर की सच्चाई जान चुका था, जो सारी बात आज रात वो अमीर लड़की को बता देगा। अब यहाँ हमने देखा कि क्लाडोर के पास भी तेज चलने और दौड़ने की स्पीड और ब्लेड की ताकत है। उसके हाथ में 5 ब्लेड लगे हुए थे, वो उन्हें डीलर के अंदर घुसाकर उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। अब हम जोकर को देखते हैं जिसे वो मछुआरा अपने हेड के पास उठाकर ले आया था। हेड जोकर को कहता है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा और खतरनाक पायलट हूँ, अगर तुम यहाँ पर कुछ लूटोगे तो आधा हिस्सा मुझे भी दोगे। जिस पर जोकर कहता है लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। लूफी नाम का एक लड़का है, वो ही यहाँ पर हर जगह घूम रहा है, उसके पास एक ग्रैंड लाइन का नक्शा भी है, वो ही उस खजाने को ढूंढ लेगा। इस पर मछुआरों का हेड कहता है कि कौन लूफी, कहाँ है वो इस वक्त। जोकर कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे फिलहाल पता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो हेड मानकर उसे छोड़ देता है। अब लूफी और तलवारबाज और खाना खाने और शराब पीने अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं और अब ये दोनों मिलकर किचन में जाते हैं, जहाँ पर लूफी का दोस्त पहले से ही मौजूद था और अब ये तीनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं। अब नामी भी अपने कमरे से बाहर आकर यहाँ पर सामान चुराने लगती है, जिसके बाद वो अमीर लड़की के कमरे में जाती है। वो लड़की नामी के हाथ में सामान का थैला देखकर समझ जाती है कि ये चोरी कर रही है, लेकिन यहाँ वो फिर भी नामी को कुछ नहीं कहती, बल्कि दोस्तों की तरह ही उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में लूफी का दोस्त बताता है कि मेरे डैड भी एक काफी बड़े पायरेट थे, लेकिन फिलहाल वो लापता है। अब उनका नाम सुनकर लूफी एकदम से बोलता है, अच्छा वो, उनको तो मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ और वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवा दूंगा। अब यहाँ पर तलवारबाज उससे पूछता है क्या यहाँ पर पीने के लिए शराब है। इस पर वो कहता है कि हाँ, बेसमेंट में बहुत सारी शराब पड़ी है, वहाँ जाकर पी लो। तो अब तलवारबाज और लूफी का दोस्त बेसमेंट में आते हैं, लेकिन जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें यहाँ पर डीलर की लाश मिलती है और ये दोनों उसे देखकर काफी परेशान हो जाते हैं, ये सोचकर कि इसे किसने मारा होगा। जहाँ तभी इनके सामने क्लाडोर आ जाता है, वो इन्हें भी अपने 5 ब्लेड्स दिखा देता है, जिन्हें देखकर तलवारबाज समझ जाता है कि ये कौन है। क्लाडोर असल में ब्लैक आर्मी का कैप्टन था, जो कि बुरे पायरेट्स होते हैं, और इसके ऊपर भी ढेर सारे पैसों का इनाम रखा गया है। अब एकदम ही तलवारबाज अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी ब्लेड से उसकी तलवार नीचे करता है और ऐसे उसके हमले से बच जाता है। और फिर क्लाडोर अपनी स्पीड की ताकत से वहाँ से झट से गायब हो गया। इतनी ही देर में क्लाडोर के दोनों साथी इन्हें नौकर यहाँ पर आ जाते हैं। एक नौकर तलवारबाज के सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर देती है, जो देखकर लूफी का दोस्त एक छोटी सी जगह से जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और नौकरों के हाथ लगने से बच गया। अब क्लाडोर यहाँ पर वापिस आया और अपने नौकरों से कहता है कि उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाओ, इन्हें डीलर की और तलवारबाज की, जो कहकर वो यहाँ से चला गया। लूफी किचन में आया क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो जहरीले सूप को देखकर उसे रहा नहीं गया और वो सारा का सारा सूप पी जाता है। इससे वो मरता तो नहीं, लेकिन फौरन बेहोश हो जाता है। उधर नामी भी अमीर लड़की से बातें करने के बाद उसकी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी और जो सामान अब नामी ने चुराया था वो सारा वापस रख देती है। उधर वो दोनों नौकर डीलर की लाश और बेहोश तलवारबाज को एक कुएं के पास लाकर उसके अंदर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। लूफी का दोस्त जो पहले ही काफी घबराया हुआ था, अब वो दोबारा से हर घर में जाकर इस बार सच बताता है कि मेरी बात का यकीन कर लो, उठो जागो, सच में यहाँ पर लुटेरे आ गए हैं। अब हालांकि इस बार वो सच बोल रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं था। और फिर तभी लूफी का दूसरा दोस्त यानी कि कैदी लड़का भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। यह लूफी का दोस्त कैदी लड़की को सारी बात बता देता है कि ब्लैक आर्मी यानी बुरे पायरेट का जो कैप्टन है वो यहाँ पर आ चुका है और सबको मार रहा है, उसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस पर मरीन कैप्टन का बेटा कहता है कि ये झूठ है, ब्लैक आर्मी के कैप्टन को तो मेरे डैड ने मार दिया था, इसलिए हम यहाँ पर जो काम करने आए हैं वही करेंगे, यानी लूफी को ढूंढने के लिए। उसका नाम सुनकर लूफी का दोस्त बताता है तुम लूफी को ढूंढने आए हो यहाँ पर, वो भी इधर ही है। और अब वो इनको लूफी के पास ले जाने लगता है। उधर नामी जब किचन में आती है तो ये देखकर काफी परेशान हो जाती है कि लूफी यहाँ पर बेहोश पड़ा है। उसे समझ नहीं आती कि सूप पीकर ये बेहोश कैसे हो गया, पर तभी उसे आहट महसूस हुई और वो जल्दी से जाकर एक जगह पर छुप जाती है। वहाँ पर दरअसल क्लाडोर और उसके साथी आए थे, इन्हें दोनों नौकर, और उनकी बातें सुनकर नामी सारी बात समझ जाती है कि ये क्या करने वाले हैं, इन्हीं अमीर लड़की की जान लेने वाले हैं। घर के बाहर लूफी का दोस्त मरीन आर्मी को ले आया था। अब क्लाडोर जैसे दरवाजा खोलता है, लूफी का दोस्त बताता है कि यही ब्लैक आर्मी का कैप्टन है, इन्हीं के लुटेरा। पर यहाँ पर क्लाडोर उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि इसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए अक्सर ही ऐसी बातें
बातें करता रहता है। ये बचपन से ही इस तरह की कहानियां बनाते आ रहा है। अब ये सुनकर कोई भी लूफी के दोस्त की बातों का यकीन नहीं करता, सिवाय कैदी लड़के के। उसे लग रहा था कि क्लाडोर ही झूठा है और लूफी का दोस्त सच बोल रहा है। अब मरीन कैप्टन का बेटा क्लाडोर को कहता है कि लूफी इधर ही है, तो तब क्लाडोर कहता है कि हाँ, और वो लूफी को इनके हवाले कर देता है जो आधे बेहोशी की हालत में था। अब नामी वहाँ से निकलकर बाहर आई। वो नौकर के मुंह पर पेन से हमला करके उसे बेहोश करती है और यहाँ से भाग जाती है। लूफी का दोस्त भी वहाँ से भागकर अमीर लड़की के पास आ गया था। क्लाडोर कैदी लड़के को कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या ले रहे हो, चले जाओ यहाँ से। उसकी बेइज्जती करके वो मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देता है। अब नामी भी अमीर लड़की के पास आ गई थी जहाँ पर लूफी का दोस्त पहले से ही मौजूद था। अब यहाँ पर नामी और लूफी का दोस्त मिलकर अमीर लड़की को क्लाडोर की सच्चाई बताते हैं कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है और सब कुछ हथियाने के लिए तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। अब तलवारबाज जो जिंदा था, जिसे कुएं में फेंक दिया था, वहाँ पर उसे होश आ गई थी। वो रस्सी बाहर फेंक कर वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो कुआं काफी गहरा था तो वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, बार बार कोशिश करता रहता है। अब यहाँ हमें तलवारबाज के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था, तलवारबाज बन रहा था, तो उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनूंगा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि मेरी दोस्त की मौत हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ और तब वो अपने दोस्त के साथ किए गए वादे को निभाने का सोचता है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनने के लिए वो निकल गया। प्रेजेंट टाइम में 12 बज गए थे और अब वो अमीर लड़की 18 साल की हो गई थी। इसलिए अब क्लाडोर उसकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करने के लिए उसे मारने के लिए जाता है। वो घर के सारे दरवाजों को बंद कर देता है ताकि वो लड़की अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग न जाए। जिसके बाद वो अपने हथियारों, इन्हीं ब्लेड्स वाले हाथों और अपने नौकर साथियों के साथ अमीर लड़की के कमरे में जाता है। लेकिन अमीर लड़की तो पहले ही लूफी के दोस्त और नामी के साथ खुफिया रास्तों से यहाँ से भाग रही थी। ये लोग दीवारों के अंदर बने छोटे रास्ते से जा रहे थे, लेकिन तभी अमीर लड़की को खांसी हो जाती है। उसकी आवाज क्लाडोर ने सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि वो लोग कहाँ हैं। इसीलिए वो उस दीवार में अपना ब्लेड्स वाला हाथ घुसा देता है। तलवारों से तीनों बाल बाल बचते हैं और अब ये जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। तलवारबाज कुएं में अब खुद ही ऊपर आने की कोशिश करता है। वो चढ़कर ऊपर आ रहा था, लेकिन बार बार नीचे गिर रहा था। लेकिन इस बार भी वो हार नहीं मानता और बड़ी हिम्मत करके दोबारा से उठा, ऊपर चढ़ने लगा और आखिरकार वो कुएं से बाहर आ ही जाता है। उधर कैदी लड़का लूफी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। लूफी को होश आने लगी, इसलिए कैदी लड़का उसके पास जाता है। अब लूफी यहाँ पर पूरी तरह होश में आकर कैदी लड़के को कहता है कि मुझे यहाँ से वापस जाना होगा क्योंकि क्लाडोर सच में बहुत खतरनाक है और मेरे दोस्तों की जान को खतरा है। मुझे उन्हें बचाना है क्योंकि वो सच में ब्लैक आर्मी का कैप्टन है। लेकिन तभी मरीन कैप्टन का बेटा लूफी पर गन तान देता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। इतनी ही देर में तलवारबाज भी यहाँ पर आ गया था और वो उसके सभी साथियों को मार देता है। फिर वो मरीन कैप्टन के बेटे को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद लूफी और तलवारबाज अपने साथियों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। घर में वो तीनों यानी कि अमीर लड़की, लूफी का दोस्त और नामी एक पुराने कमरे में आकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी क्लाडोर भी यहाँ पर आ जाता है। उसे शक था कि वो यहीं पर है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने लगता है। इसी दौरान लूफी और तलवारबाज भी जैसे तैसे घर का एक रास्ता खोलकर अंदर आ ही जाते हैं। लूफी जाता है ऊपर और तलवारबाज दूसरी साइड पर। तलवारबाज के सामने क्लाडोर के दोनों नौकर साथ ही आ जाते हैं तो वो जल्दी से अपनी तलवार पकड़कर उनसे लड़ने लगता है। अमीर लड़की और नामी जैसे बाहर आई, क्लाडोर जल्दी से आगे आकर उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हें बस मारने ही वाला था कि तभी लूफी का दोस्त अपने हथियार से उस पर निशाना लगाता है, लेकिन इस बार भी वो बच जाता है। क्लाडोर को कुछ नहीं होता। अब क्लाडोर फुल स्पीड के साथ उसके पास आया और उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। फिर वो अमीर लड़की और नामी के पास आया। उसने अपना ब्लेड्स वाला हाथ ऊपर उठाया अमीर लड़की को मारने के लिए, लेकिन तभी पीछे लूफी आ गया जिसने अपना हाथ लचकदार बना के लंबा करके उसे पकड़ लिया और ऐसे अमीर लड़की को बचा लिया। जिसके बाद अब लूफी क्लाडोर से लड़ने लगता है। लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके वो उसे उठा कर मार रहा था, पर क्योंकि क्लाडोर काफी खतरनाक और ताकतवर था इसलिए लूफी ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाता। क्लाडोर बहाने से काफी बार लूफी पर हमला करता है जिस वजह से लूफी को अब थोड़ा रुकना पड़ता है। लेकिन फिर मौका पाकर लूफी उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है और वो दूर जाके गिरता है। तलवारबाज भी दोनों नौकरों से लड़कर उन्हें खूब मार रहा था। एक पर वो तलवार से ऐसे हमला करता है कि सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और ऐसे वो इन पर भारी पड़ रहा था। उधर क्लाडोर भी अब आमने सामने आकर लूफी से लड़ता है और अपनी ब्लेड से उसे दूर फेंक फेंक के मारता है, लेकिन इसका असर लूफी पर ज्यादा नहीं होता। वो बड़े आराम से बार बार बच रहा था। अब यहाँ पर लूफी अपनी सबसे खास मूव का इस्तेमाल करता है। वो लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके अपनी गर्दन को लंबी करता है और उससे क्लाडोर पर हमला करके बाहर फेंक के मारता है। लेकिन तलवारबाज भी उसके दोनों साथियों को हराकर बंदी बना लेता है, यानी कि इन्होंने उन तीनों को ही पकड़ लिया था। अब इस तरह इन सभी दोस्तों ने
उनसे लड़ाई की, उन्हें हराया और इन सब की ही जान बच गई। लेकिन नामी कहती है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मरीन आर्मी जान चुकी है कि हम यहाँ पर हैं और हमें पकड़ने वो यहाँ पर आती ही होगी। पर क्योंकि भागने के लिए इनके पास कोई शिप नहीं था, इसलिए अमीर लड़की इन्हें वही वाला शिप दे देती है। अब यहाँ पर अफवाह वाला लड़का यानी लूफी का दोस्त भी इनके साथ सफर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये चारों उस शिप में बैठकर इस आइलैंड से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि क्लाइडोर भी मरा नहीं था बल्कि जिंदा बच गया था और वो भी कश्ती में बैठकर इस आइलैंड से निकल चुका था। कैदी लड़का वापस आ गया था, जहाँ वो मरीन बेस की हेड से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं लूफी को पकड़कर नहीं ला पाया। हेड उससे कहती है कि परेशान मत हो, तुमने कोशिश भी की और अपना काम भी पूरा कर दिया, तुम उन लोगों को आइलैंड से बाहर ले आए, यही बहुत है, अब हम उन्हें पकड़ लेंगे। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अपनी दूरबीन से वो लूफी के शिप को देख पा रहा था। और अब मरीन बेस के हेड कहते हैं कि जल्दी से उनकी शिप पर हमला कर दो। उधर वो सारे लोग अपने इस नए शिप पर काफी इंजॉय कर रहे थे, हंसी खुशी अपने सफर पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी इन पर बॉम्ब्स की बारिश होने लगती है। ये देखकर सारे दोस्त ऊपर आए। लूफी दूरबीन से देखता है कि ये कौन कर रहा है और उसे वहाँ पर मरीन बेस के हेड दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर लूफी काफी हैरान हो गया, कहता है कि ये तो मेरे दादाजी हैं। अब ये सुनकर वो तीनों ही काफी हैरान रह जाते हैं। इन्हीं लूफी का दोस्त नामी और तलवारबाज, या ये तुम्हारे दादाजी हैं? लूफी के हाँ बोलने पर वो सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी हैरानी के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।